दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का नाम है प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप प्रकाश से भली भांति परिचित होंगे। जो लाइट आप देखते हैं इस कमरे में, जो लाइट है वही प्रकाश है। दोस्तों, अब प्रकाश क्या है? दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक ऊर्जा है या वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, कुछ इससे संबंधित शाखाएं हैं। विज्ञान की जिस शाखा में प्रकाश ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग प्रकाश मिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश मिति। प्रकाश मिति कहते हैं। एक और शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि जिस शाखा में प्रकाश के व्यवहार और गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्रकाशिकी बोलते हैं। प्रकाश के व्यवहार एवं गुणों का अध्ययन प्रकाश के व्यवहार एवं गुणों का अध्ययन हम किसमें करते हैं दोस्तों? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी। दोस्तों, प्रकाशिकों को इंग्लिश भाषा में ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्टिक्स। और इसको प्रकाश मिति को फोटोमेट्री ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत जरूरी फैक्ट है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कई बार देखा होगा या छोटे क्लासों में आपसे परीक्षा में पूछा जाता रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आ जाता है? तो दोस्तों, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकेंड में पृथ्वी तक आ जाता है। अब दोस्तों, एक और प्रकाश पृथ्वी तक आता है, चंद्रमा का प्रकाश। तो दोस्तों, चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक आ जाता है? दोस्तों, 1 मिनट 26 सेकेंड। उसका उत्तर है 1 मिनट 26 सेकेंड। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चंद्रमा का प्रकाश आपका 1 मिनट 26 सेकेंड 1 मिनट 26 सेकेंड के अंदर पृथ्वी पर आ जाता है। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा प्रकाश एक ऊर्जा है, यह वस्तुओं को देखने में काम आती है। प्रकाश की जिस शाखा से हम प्रकाश के व्यवहार एवं गुणों का अध्ययन करते हैं उसे प्रकाशिकी बोलते हैं। और प्रकाश की ऊर्जा वाली शाखा का हम जिस वैज्ञानिक शाखा से अध्ययन करते हैं उसे फोटोमेट्री बोलते हैं, यानी प्रकाश मिति बोलते हैं। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं प्रकाश की गति, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और इसकी गति बहुत ही तेज होती है। ध्वनि की तुलना में इसकी गति काफी तेज होती है और निर्वात में इसकी स्पीड या इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब दोस्तों, निर्वात में हमने देख लिया, अब कांच में देख लीजिए दोस्तों।
कांच में, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों। कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा क्यों होता है यह हम आपको बाद में बताएंगे कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में कम या ज्यादा क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है पानी में प्रकाश की चाल। दोस्तों ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। निर्वात में प्रकाश की गति, कांच में प्रकाश की गति और पानी में प्रकाश की गति, ये तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत, कि प्रकाश तरंग है, कि प्रकाश एक फोटोन है, प्रकाश आखिर है क्या। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, किन लोगों ने उन सिद्धांतों को दिया है, उन सिद्धांतों में क्या बताया गया है, उसको हम देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत। इसको आप नोट करते रहिए। कि प्रकाश से संबंधित कौन कौन से आपके सिद्धांत हैं। दोस्तों आपका सबसे पहला सिद्धांत है आइजैक न्यूटन का द्वारा दिया गया प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। आइजैक न्यूटन, ये वही न्यूटन है जिन्हें गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, इन्होंने क्या दिया है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है कि प्रकाश श्वेत लाइट यानी व्हाइट लाइट कई प्रकार के रंगों से मिलकर बनी हुई है। यही प्रकाश का कणिका सिद्धांत है जो आइजैक न्यूटन ने बनाया है। उसके बाद है हाइजेंस। हाइजेंस प्रिंसिपल तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा क्लास 12th में। तो हाइजेंस के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेंस ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। इन्होंने ये बताया कि प्रकाश एक तरंग के माध्यम में या तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। थॉमस यंग इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। दोस्तों व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एक के ऊपर एक प्रकाश की किरणों का ओवरलैप करना, यही प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ये कक्षा 12th में आपको पढ़ाया जा चुका होगा। हम आगे के लेक्चर में प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब तक आप ये नोट कर लीजिए कि प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत हमें थॉमस यंग ने दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन इक्वल टू mc², इन्होंने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। इन्होंने ये बताया प्रकाश जो है फोटोन एनर्जी के पैकेट्स जिन्हें हम फोटोन कहते हैं उसके माध्यम से गति करता है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, फोटोन सिद्धांत ये आपका दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। दोस्तों प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत एक और रह गया, क्वांटम। मैक्स प्लांक ये भी 12th में आपने पढ़ा होगा। मैक्स नियतांक होता है एक,
प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसको हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ ये थोड़ा गलत दिख गया है। ठीक दोस्तों, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आइजैक न्यूटन ने प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत दिया, हाइजेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया, मैक्स प्लांक द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया। इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम बाद में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत के बारे में देख लेते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश के स्रोत, कि कहां कहां से प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। प्रकाश के स्रोत, अब दोस्तों प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। सबसे बड़ा स्रोत तो प्रकाश का आपका होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। सूर्य हमारा प्राकृतिक स्रोत है। तो हमारा एक इसमें से पॉइंट निकल के आ गया कि प्रकाश के स्रोत हमारे प्राकृतिक हो सकते हैं। दूसरा आपका होता है बल्ब या ट्यूबलाइट, जो कि कृत्रिम है। तो दूसरा आपका प्रकाश का स्रोत क्या हो जाएगा? कृत्रिम स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, एक और स्रोत हो सकता है जो प्राकृतिक भी नहीं, कृत्रिम नहीं, जैविक हो सकता है, जैसे जुगनू, टॉर्नीडो वगैरह, जैसे बिजली बिजली का कड़कना। तो क्या हो गया? जैव। ठीक, अब नोट कर लेते हैं, इसके उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक में सूर्य हो गया आपका, ठीक, तारे हो गए, ठीक, इनका प्रकाश होता है। कृत्रिम में आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इसमें आपका हो गया जुगनू। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके सोर्सेज ऑफ लाइट। अब दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब दोस्तों ये कौन चीज है? लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस और नॉन लुमिनस, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं और ये अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब दोस्तों ये क्या चीज होती है, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे आपकी कैंडल यानी मोमबत्ती, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश होता है वे हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती में स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक दोस्तों, अगला आप देखिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी अप्रदीप्त वस्तुएं, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे आपकी कुर्सी और टेबल, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब दोस्तों एक प्रश्न आप लोगों के मन में उठता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा है तो इसको नाप कैसे लिया गया?
यानी प्रकाश की गति इतनी ज्यादा है, तो सर्वप्रथम इसको नाप किसने लिया? तो दोस्तों ओले क्रिस्टेंसन रोमर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बृहस्पति के उपग्रह की गति को देखकर प्रकाश की निर्वात में गति का पता लगाया। प्रकाश की निर्वात में गति का पता किसने? ओले क्रिस्टियन रोमर ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इसका पता लगाया। एक बृहस्पति के उपग्रह के चारों ओर जो स्पीड बन रही थी उसके अनुसार उन्होंने पता लगाया कि प्रकाश की निर्वात में गति क्या होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेते हैं कुछ सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश के लिए बहुत जरूरी है। सिद्धांत सबसे पहला हम देख लेते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन हम लोग दोस्तों अब देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन दोस्तों, कई बार इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब भी प्रकाश किरण किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो वो वापस लौट जाती, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश से परावर्तन से क्या क्या फिनोमेना हो सकता है या इसके बारे में क्या क्या जानकारी हो सकती है उसको देख लेते हैं। जैसे ये आपका तल हो गया दोस्तों, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। ठीक, अब कोई इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमारे इंग्लिश में जो दोस्त हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए इंसिडेंट रे, हिंदी वालों के आयतित रे, आयतित किरण। कहीं से आयात होकर आ रही है यानी बाहर से आ रही, तो इसे आयतित किरण बोला जाता है। और ये परावर्तित किरण है, इसको हम लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। अब दोस्तों ये देखिए, यह अभिलंब है या नॉर्मल है, इंग्लिश में इसको नॉर्मल लिखते हैं। ये जो हमारी आयतित किरण है, जब भी ऑब्जेक्ट ओ से टकराती है तो उसी एंगल में ये परावर्तित होगी जिस एंगल में ये इससे टकराई है। तो ये आपका पहला रूल हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल। परावर्तन के नियम का पहला नियम यही कहलाता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि आयतित कोण आपका परावर्तित कोण के बराबर होता है। आयतित कोण आपका हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होगा, यही आपका पहला नियम है परावर्तन का। दोस्तों दूसरा नियम है परावर्तन का, ये तीनों एक ही तल में रहते हैं। आयतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होंगे, कभी नीचे नहीं जाएंगे। ये यही नियम कहलाता है कि आयतित किरण कामा परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। द इंसिडेंट रे एंड द डिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, एक ही तल में ये होंगे, यही आपका
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। इसको एक बार पुनः देख लीजिए आप। हमने अभी तक देखा कि आयतित किरण जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उसके बाद वो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट होके बाहर जाएगी जिस एंगल में वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी है। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आयतित कोण बराबर परावर्तित कोण। दूसरा, आयतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे हमारे। ये आपका दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का। चलिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या चीज है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन दो तरीके से हो सकते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक आपका दूसरा कैसे हो सकता है। एक आपका रेगुलर सरफेस है, एक आपका इर्रेगुलर सरफेस है इस तरीके का। अब हर जगह सीधी दीवार तो होगी नहीं कि उस पर लाइट गिरे और सीधे 45 डिग्री पे गिर रही है और 45 डिग्री से परावर्तित हो रही है। कहीं कहीं पे तिरछी भी है और परावर्तन के ही जरिए हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये परावर्तन नहीं होता तो हम कभी वस्तुओं को देख ही नहीं पाते, क्योंकि जब भी लाइट या प्रकाश किसी वस्तु पे गिरता है उससे टकराकर हमारी आंखों में आता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर वो हमारी आंखों में नहीं आएगा तो हम नहीं देख पाएंगे उस चीज को। ठीक है, अब देखिए दो तरीके के हो गए, एक तो आपका प्लेन हो गया, एक होगा इर्रेगुलर सरफेस हो गया। अब देखिए आप इसको हम लिखते हैं नियमित, इसको नियमित लिखते हैं, इसको विसरित लिखते हैं। अब देखिए इसको दो तरीके के परावर्तन हो गए आपके, नियमित और विसरित। अब इसमें अगर कोई रेखा ऐसे आएगी तो इस तरह से जाएगी, इधर से रेखा आएगी, इधर से किरण जाएगी, इधर से किरण आएगी तो परावर्तन के बाद ऐसे किरण बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका रेगुलर सरफेस है, नियमित सरफेस है। इर्रेगुलर सरफेस पे क्या होगा, देखिए सारे नियम वही रहेंगे, मगर इसमें अविलंब जो होगा वो आपका सीधा नहीं होता, कभी कभी तिरछा भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पे आई, ये एंगल तो आई बिल्कुल उतना ही रहेगा जितना आर रहेगा, पर अविलंब जो है हमेशा सीधा ना होकर आपका तिरछा हो जाएगा। बस इन दोनों में यही फर्क है, नियमित वाले में और विसरित वाले में, कि जो अविलंब है वो आपका इस केस में सीधा होता है हमेशा, इस केस में सीधा नहीं होगा, कहीं कहीं पे तिरछा भी हो सकता है, कहीं कहीं पे सीधा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब फिनोमेना हम लोग कुछ देख लेते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और आगे देखते हैं। बस कर दो। चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने प्रकाश का परावर्तन देखा, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा। अब हम प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। अपवर्तन माने रिफ्रैक्शन। मेरे जो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त हैं उनके लिए लिख लेता हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये एक प्लेन हो गया आपका, प्लेन। ठीक, ये आपकी नॉर्मल हो गई, यानी अभिलंब हो गया। ये आपकी आयतित किरण हो गई, यानी इंसिडेंट रे, आयतित किरण हो गई। ठीक है, अब ये देखिए, जब भी
ये हमारी विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, अब ये दोस्तों ये रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक ही माध्यम में रहना, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है माध्यम बदल जाता है। दोस्तों परावर्तन में आपको हमने बताया कि एक ही प्लेन में रहते हैं, यही तो बताया था परावर्तन में कि जो आयतित किरण है वो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद उसी ही प्लेन में रहती है, उसी ही मीडियम में रहेगी, और इसमें चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, यानी प्रकाश के अपवर्तन में जो आयतित किरण है वो आपके दूसरे माध्यम में जाएगी। दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होगा उसके साथ, देखिए अगर वो विरल माध्यम से यानी रेयरर मीडियम से, जहां मीडियम के कण थोड़े दूर दूर हैं, यानी विरल माध्यम से किसी डेंसर माध्यम की ओर जाती है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम में जो कण होंगे वो पास पास होते हैं, तो आयतित किरण जो होती है वो नॉर्मल यानी अभिलंब, 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 अभिलंब के पास मुड़ जाती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी विरल माध्यम से डेंसर मीडियम यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर हमारी आयतित किरण आएगी तो वो नॉर्मल यानी अभिलंब के पास में मुड़ जाएगी, वो यहां तक मुड़ जाएगी। अब इसके विपरीत दूसरा देख लेते हैं हम। अगर हमारा माध्यम जो है ऊपर सघन माध्यम होता है, अगर ऊपर सघन माध्यम है और नीचे हमारा विरल माध्यम है, तब हमारी आयतित किरण के साथ क्या होगा, देखिए दोस्तों ये हमारा अभिलंब हो गया नॉर्मल, ठीक। जैसे ही आयतित किरण यहां पे इंसिडेंट होगी, आयतित किरण वो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी दोस्तों, ये दूर भागेगी, और इसी को स्नेल्स लॉ बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। ये हमारे अपवर्तन का पहला नियम है, अपवर्तन का हमारा पहला नियम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये आई क्या है, एंगल, एंगल है इंसिडेंट का, आयतित किरण का आपका एंगल, और ये अपवर्तित, ये जो अपवर्तित किरण है उसका ये एंगल है, ये आई है ये आर है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं दोस्तों, यही स्नेल्स लॉ, ये किसके बराबर है, म्यू, म्यू बराबर अपवर्तनांक, ठीक। अब दोस्तों अपवर्तनांक ये कौन सी चीज आ गई दोस्तों, यहां पे दो माध्यम दिख रहे हैं आपको, एक सघन माध्यम है एक विरल माध्यम है, वहां पर क्या था, विरल माध्यम था और नीचे सघन माध्यम था। ये दोनों माध्यम, दोनों कोई भी माध्यम हो सकता है दोनों विरल माध्यम हो या दोनों सघन माध्यम हो, ठीक। तो उनमें डिफरेंस होगा, दोनों एक ही तरीके के सघन नहीं होंगे या दोनों एक ही तरह के विरल नहीं होंगे, तो उसी का जो रेशियो होगा उसी को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। इन दोनों में स्पीड यानी गति प्रकाश की भिन्न भिन्न होगी। देखिए दोस्तों म्यू, म्यू बराबर
प्रकाश की गति माध्यम 1 में अपॉन में प्रकाश की गति माध्यम 2 में। दोस्तों जब भी आपका अपवर्तन होता है, यानी इंसिडेंट रे यानी आयतित किरण दूसरे मीडियम में जाती है या दूसरे माध्यम में जाती है, तो आपकी आवृत्ति सेम रहती है। हमारी रे या की आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आता है, परंतु उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप उसको ध्यान रखिएगा। जबकि आपके परावर्तन में ऐसा नहीं होता है, रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्शन में तीनों चीजें समान रहती हैं, स्पीड भी समान रहेगी, वेवलेंथ भी समान रहेगी और फ्रीक्वेंसी भी समान रहेगी। आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आपकी चाल, ये तीनों आपकी प्रकाश की समान रहती है। परंतु रिफ्रैक्शन के केस में आपकी इसमें आवृत्ति तो सेम रहेगी, परंतु चाल और तरंग दैर्घ्य ये दोनों चेंज हो जाएंगी। चलिए इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आयतित किरण है, जो अपवर्तित किरण है और जो अविलंब है, ये एक प्लेन में नहीं होंगे। बस यही आपका दूसरा नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ फिनोमेनास को देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। फिनोमेना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। तो तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं? आपने सोचा सूरज क्यों नहीं टिमटिमाता है, तारे ही टिमटिमा रहे हैं, या कोई ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज की क्लास से मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण नोट कर लीजिए आप दोस्तों। वायुमंडली अपवर्तन, वायुमंडली अपवर्तन, इंग्लिश भाषा में इसको कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब दोस्तों देखिए ये हो कैसे रहा है, चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे ये कोई तारा है आपका, ठीक। अब ये तारा जो है ये आपका वायुमंडल हो गया और ये हमारी आंखें हो गई, ठीक। ये हमारी दोस्तों आंखें हो गई। अब देखिए जैसे ही इसमें से जो लाइट है, प्रकाश, ये इस मीडियम में आता है तो ये क्या होगी, इसकी जो किरण है या प्रकाश है रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि अपवर्तित हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तित हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तित होने के कारण ये कहां थोड़ा अंदर को मुड़ जाएगा। जैसे हमने अभी स्नेल्स लॉ में देखा कि जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आयतित किरण आती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे ही वो इसके पास मुड़ जाएगी तो हमें आभासी रूप में दिखाई देगा कि तारे हमारे इधर हैं। वो तारा यहां ना होकर आपको यहां दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तारा आपका यहां ना होकर यहां दिखाई देगा आभासी रूप में। इस कारण से ये प्रक्रिया जब बहुत बार बार होती है, इससे हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे हमारे सिर्फ इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके जैसा ही एक दूसरा फिनोमेना होता है कि
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है सूर्योदय के समय, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये दोनों ही फिनोमेना आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। उसको भी देख लेते हैं दोस्तों, उसको कैसे देखा जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी अर्थ हो गई। इस अर्थ पे ये देखिए कोई बालक खड़ा है, ठीक है, खड़ा है तो देखेगा कुछ ना कुछ। अब ये हमारा हॉरिजन हो गया। हॉरिजन माने दोस्तों क्षितिज। अब जैसे हॉरिजन के पास आपका सूर्य है, सूर्य आपका यहां है, सूर्य आपका कुछ यहां है, इसको सूर्य को बना लेते हैं। सूर्य आपका यहां है, सूर्योदय के समय देखिए सूर्य आपका यहां है, ये आपका डेंसर मीडियम है, सॉरी ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, ठीक। तो जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर लाइट आएगी या प्रकाश किरण आएगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक, थोड़ा और बेंड हो जाएगा, यानी अविलंब की तरफ बेंड हो जाएगा, और हमें आभासी रूप से पता चलेगा कि सूरज यहां पे है। आभासी रूप से पता चलेगा कि सूरज यहां पे, इसीलिए हमें हमेशा सूरज सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वो सिर्फ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं यह आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले में सूर्य क्यों दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों, और सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता रहता है, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखो, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह हमारे बहुत पास हैं, ग्रह हमारे बहुत पास हैं, और उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट लेना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस ग्रह को आप अगर बहुत बड़ा एक ग्रह है, देखिए इसमें अगर छोटे छोटे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इसको ले लें और इन सभी का ओवरऑल जो अपवर्तन होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस कारण से जो आपका अपवर्तन होगा वो 0 होगा, इसलिए आपको कभी भी आभासी रूप से टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। क्योंकि तारे बहुत छोटे होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह उनको ले सकते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान आपको मूव करते हुए टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि किसी ग्रह के केस में नहीं हो सकता। इसलिए आपने कभी ग्रह को टिमटिमाते हुए नहीं देखा होगा। मैं आशा करता हूं आपका आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम प्रकाश के कुछ और सिद्धांत और फिनोमेना के बारे में देखेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।